हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ लिया है मोनोसैकेराइड्स और उसके सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है। और ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स हमने पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पॉलीसैकेराइड्स। ओके। तो पॉलीसैकेराइड्स में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि पॉलीसैकेराइड्स होते क्या हैं। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि पॉलीसैकेराइड्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि पॉलीसैकेराइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि होमो पॉलीसैकेराइड्स क्या कहलाते हैं। ठीक है। हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स क्या कहलाते हैं। ठीक है। और ये देखेंगे कि होमो पॉलीसैकेराइड्स में स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स और ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। तो बाकी इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबका बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। किसका? स्टार्च पढ़ेंगे हम। ठीक है। ग्लाइकोजन पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन। ओके। इनुलिन, डेक्स्ट्रिन क्या होते हैं? इनुलिन, डेक्स्ट्रिन। ओके। फिर इसके बाद सेलुलोज और काइटिन के बारे में भी पढ़ेंगे हम। सेलुलोज और काइटिन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारे क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इनके सबके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉलीसैकेराइड्स है वो है क्या। तो हमने जब बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किया था तो बताया था ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, वो क्या कहलाते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर देखिए। और ये पॉलीसैकेराइड्स कैसे हैं? पॉलीसैकेराइड्स कैसे हैं? इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है 10,000 डाल्टन से। तो ये कैसे हैं? पॉलीसैकेराइड्स कैसे हैं? मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है। एक चीज और देखिए, जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो किसके पॉलीमर्स हैं? ये पॉलीमर्स हैं मोनोसैकेराइड्स के। पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। याद आ रहा है? आपने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर्स हैं, यानी कि ये कई ज्यादा मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलकर पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। तो कितने मोनोसैकेराइड्स जब मिलते हैं तो कम से कम कितने मोनोसैकेराइड्स से मिलकर के पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है? तो 10 से ज्यादा। ठीक है। मोर देन मोर देन 10 polysaccharides, सॉरी मोनोसैकेराइड्स, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। 10 से ज्यादा जब मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तभी क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। ओके। तो देखिए पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। एक चीज और देखिए, पॉलीसैकेराइड्स क्या है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। पॉलीसैकेराइड क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? पॉलीसैकेराइड्स कैसे हैं? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मतलब ये है कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसका मतलब है कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं
हैव नो, पॉलीसेकेराइड्स में क्या नहीं होता है, पॉलीसेकेराइड्स हैव नो फ्री एल्डेहाइड यानी कि CHO ग्रुप और फ्री कीटोन ग्रुप यानी कि CO ग्रुप। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है और फ्री CHO ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता है और इसी वजह से ये क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फेलिन सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए पॉलीसेकेराइड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, पॉलीसेकेराइड्स इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकेंस, ग्लाइकेंस। पॉलीसेकेराइड्स को क्या बोलते हैं, ग्लाइकेंस भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक चीज देखिए, जो ग्लाइकेंस है वो क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए ब्रॉडली यूज किया जाता है, ब्रॉड टर्म ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, अच्छे से देखिए, समझिए, आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ब्रॉड टर्म है किसका, ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट, ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हम मोनोसेकेराइड्स को भी क्या कह सकते हैं, ग्लाइकेंस कह सकते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स को भी ग्लाइकेन कह सकते हैं और पॉलीसेकेराइड्स को भी ग्लाइकेन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन देखिए, लेकिन अगर साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट से यूज देखा जाए तो, अगर साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो ये किसके लिए यूज होता है, ये पॉलीसेकेराइड्स के लिए यूज होता है, यूज फॉर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है पॉलीसेकेराइड्स के लिए, यानी कि ग्लाइकन्स को पॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स को ग्लाइकन्स भी कह सकते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, इससे निष्कर्ष ये निकल के आता है कि देखिए, therefore all polysaccharides, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो क्या हैं, वो ग्लाइकेंस हैं, आर ग्लाइकेंस, क्या है, ग्लाइकेंस है। ठीक है, बट 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 इसके आगे देखिए, बट नॉट ऑल ग्लाइकेंस, लेकिन सारे ग्लाइकेंस जो हैं, बट नॉट ऑल ग्लाइकेंस, ऑल ग्लाइकेंस में क्या आ गया भाई, ऑल ग्लाइकेंस में आ गए आपके मोनोसेकेराइड्स भी आ गए, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स भी आ गए और पॉलीसेकेराइड्स भी आ गए। तो क्या बोल रहे हैं, बट नॉट ऑल ग्लाइकेंस आर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। देखिए, जितने पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका सबका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, इसीलिए ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं ये किसके पॉलीमर्स हैं भाई, ये मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर्स हैं। 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ जुड़ करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है,
पॉलीसेक्राइड्स कैसे हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग है भाई। पॉलीसेक्राइड्स कैसे हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि इनमें किसी भी इंड पे कोई भी CHO और CO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता है। तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो ये फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जितने पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको ग्लाइकेंस भी कहा जाता है, और ब्रॉड टर्म में ग्लाइकेंस जो है वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है। लेकिन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये पॉलीसेक्राइड्स के लिए यूज होता है। इसीलिए हम एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जितने पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो ग्लाइकेंस तो हो सकते हैं, लेकिन सारे ग्लाइकेंस पॉलीसेक्राइड्स नहीं हो सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए। ठीक है, इसके आगे देखिए, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के पॉलीमर्स होंगे उनमें। पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो कितने टाइप्स के उसमें पॉलीमर्स होंगे, दो तरह के पॉलीमर होंगे। एक तो पेंटोज शुगर के पॉलीमर होंगे, ठीक है, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स में पेंटोज शुगर के जो पॉलीमर्स होंगे, पेंटोज शुगर पॉलीमर्स, जो पेंटोज शुगर के पॉलीमर्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा पेंटोजैंस। उनको क्या कहा जाएगा, पेंटोजैंस। क्या कहा जाएगा उनको, उनको कहा जाएगा भाई पेंटोजैंस। तो बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो पेंटोज शुगर के यानी कि कई सारे पेंटोज शुगर यूनिट्स मिल मिल करके जो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे उनको क्या बोला गया है, उनको बोला गया है पेंटोजैंस। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जब कई सारे हेक्सोज शुगर, जब कई सारे हेक्सोज शुगर यानी कि हेक्सोज शुगर के जो पॉलीमर्स होंगे, जब कई सारे हेक्सोज शुगर आपस में मिल करके पॉलीसेकेराइड बनाएंगे तो वो कौन सा पॉलीसेकेराइड कहलाएगा, जब कई सारे हेक्सोज शुगर आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाएंगे तो उनको कहेंगे हेक्सान्स। क्या कहेंगे, हेक्सान्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जो पेंटोज शुगर की कई सारी यूनिट्स या पेंटोज शुगर या पॉलीमर्स ऑफ पेंटोज शुगर होते हैं उनको बोलते हैं पेंटोजेंस। और ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जो हेक्सोज शुगर की कई सारी यूनिट से मिलकर के बनते हैं, या फिर कहा जाए ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जो पॉलीमर्स होते हैं हेक्सोज शुगर के, उनको कहा जाता है हेक्सान्स। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे देखिए दो तरह के हमें पॉलीसेकेराइड्स मिले, पेंटोजैंस और हेक्सान्स। ठीक है, पेंटोजैंस वो कहलाए जो पेंटोज शुगर के कई सारी यूनिट से मिलकर के बने, और हेक्सान्स वो कहलाए जो हेक्सोज शुगर की कई सारी यूनिट से मिलकर के बने। इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जाइलोज, जाइलोज, जाइलोज जो है वो किसका पॉलीमर है, जाइलोज है जाइलैन का पॉलीमर। किसका पॉलीमर है, जाइलैन का। किसका पॉलीमर है ये, जाइलैन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, जाइलोज, कई सारे जाइलोज मिल करके क्या बनाते हैं, जाइलैन बनाते हैं। ठीक है, तो जाइलैन पॉलीमर है किसका, जाइलोज का। ओके, जाइलैन is a polymer of xylose. Okay,
इसी तरह से आपका दूसरा इसमें एग्जाम्पल है अराबान। अराबान अराबान एक पॉलीसेकेराइड है और ये किसका पॉलीमर है? अराबान एक पॉलीसेकेराइड है और ये किसका पॉलीमर है ये भाई? अराबिनोज का पॉलीमर है। किसका? अराबिनोज। ओके। ये किसका पॉलीमर है? अराबिनोज का। इसी तरह से हेक्सान्स के एग्जाम्पल्स देखिए। हेक्सान्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं भाई? हेक्सो शुगर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? इसमें सबसे पहले तो आप ग्लूकोज मान लो, ठीक है। ग्लूकोज स्टार्च हो गया, ठीक है। जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये क्या है? ये सब सारे हेक्सो शुगर है। तो जब ये सब, ठीक है, इसी तरह से मैनोज मान लो। तो देखिए, अब मैनोज का जो पॉलीसेकेराइड होगा, यानी कि जो मैनोज का कई सारे यूनिट्स जुड़ करके जो बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे मैनन। क्या बनाएंगे? MANNAN, मैनन, ठीक है। इसी तरह से आपके ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। पेंटोज का आपको एग्जाम्पल मिल गया, इंपॉर्टेंट है। जाइलोज पेंटोज का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अराबान पेंटोज का एग्जाम्पल है, ओके। पेंटोजेंस का और हेक्सान्स का एग्जाम्पल है मैनन। नेक्स्ट देखिए भाई, पॉलीसेकेराइड्स को और किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। पॉलीसेकेराइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स के, कि एक यूनिट है या एक से ज्यादा यूनिट है, उसके बेसिस पे पॉलीसेकेराइड्स को डिवाइड किया गया है दो तरह से। कैसे? देखिए, पॉलीसेकेराइड्स को अगर अगर पॉलीसेकेराइड्स अगर पॉलीसेकेराइड्स सेम यूनिट के पॉलीमर से बने हैं, अगर पॉलीसेकेराइड सेम यूनिट के पॉलीमर्स से बन रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स अगर सेम यूनिट के पॉलीमर्स से बन रहे हैं, तो वो कहलाएंगे होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स। इसी तरह से अगर पॉलीसेकेराइड में एक से ज्यादा यूनिट है, यानी कि अलग अलग यूनिट्स हैं, मोर देन वन यूनिट पॉलीमर है, ठीक है। अगर ये एक से ज्यादा यूनिट के पॉलीमर्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। क्या कहलाएंगे? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, ओके। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स कब कहलाएंगे? अगर कोई पॉलीसेकेराइड एक ही तरह की यूनिट से मिल करके बन रहा है, तो वो कहलाएगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अगर कोई पॉलीसेकेराइड एक से ज्यादा तरह की यूनिट से मिल करके बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट के पॉलीमर्स से मिल करके बन रहा है, तो वो कहलाएगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड कब? जब सेम यूनिट्स होंगे। हेट्रोपॉलीसेकेराइड कब? जब एक से ज्यादा यूनिट्स के पॉलीमर से मिल करके बन रहा है। इतना याद रखिए। तो जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, वो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। होमोपॉलीसेकेराइड्स में हमें पढ़ना है स्टार्च के बारे में, ठीक है। ये स्टार्च क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में, इनुलिन, फिर डेक्स्ट्रिन,
ठीक है, फिर उसके बाद सेलुलोज, फिर काइटिन। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, होमोपॉलीसेकेराइड्स के। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में जैसे कि पेक्टिन हो गया और हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ये सारे किस में आते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। किस में आते हैं ये सब आते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आते हैं। ओके, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये सब क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है। हाइलुरोनिक एसिड, ओके। फिर उसके बाद हम कॉन्ड्रियोटिन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ड्रॉइटिन होता है, कॉन्ड्रॉइटिन। ठीक है, इसमें और क्या क्या आता है, हेट्रो में पेक्टिन आता है, देखिए हेट्रो का एग्जाम्पल और क्या है, पेक्टिन है। सिक्स देखिए, हेमीसेलुलोज। भाई सेलुलोज हमने किस में पढ़ा, होमोपॉलीसेकेराइड में पढ़ेंगे, हेमीसेलुलोज हेट्रोपॉलीसेकेराइड में पढ़ेंगे। सेवन देखिए, पेप्टिडोग्लाइकिन, जिसे म्यूरिन कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, ये है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। इसी में अगार अगार और गामा ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्टार्च के बारे में। स्टार्च, इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये जो आपके इसमें ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन और डेक्स्ट्रिन, 1, 2, 3 और 4, ये सब कैसे हैं, ये चारों जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये कैसे हैं, ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। इसका मतलब है कि ये फूड स्टोर करने का काम करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, और सेलुलोज और काइटिन क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। तो ये कैसे हो गए भाई, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हो गए, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हो गए। तो हमें सेम यूनिट्स जो पॉलीसेकेराइड मिल करके बना रहे हैं, पॉलीसेकेराइड बन रहे हैं सेम यूनिट्स के पॉलीमर से मिल करके, होमोसेकेराइड्स, उसमें भी कितने टाइप्स के मिल गए हमें, उसमें भी दो टाइप के मिल गए। ए जो कि फूड स्टोर कर रहा है, यानी कि फूड स्टोर का काम करता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, और बी यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। तो सबसे पहले हम इसमें आकर के ये देखते हैं कि जो स्टार्च है, ठीक है, वो क्या है, स्टार्च क्या है। तो सबसे पहला इसमें यही हम बोलेंगे कि भाई जो स्टार्च है ना, वो क्या है, वो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। ओके, स्टार्च जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है भाई, किसमें, ये प्लांट्स में फूड को स्टोर करता है। किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, प्रेजेंट इन प्लांट्स, किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। और क्या कहता है, करता है भाई, फूड को स्टोर करता है एज स्टोर्ड फूड। कैसे प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड फूड के फॉर्म में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अब स्टोर्ड फूड के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगा भाई? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। और क्लोरोप्लास्ट में भी कैसे प्रेजेंट होगा? इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा आपका? स्टार्च प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या है ये? स्टोर्ड फूड ऑफ किसका? प्लांट्स का। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है, ये किसका पॉलीमर है? ये भाई ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। इंपॉर्टेंट है। और कौन से ग्लूकोज का? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सॉरी, ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर है। तो स्टार्च किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का। इंपॉर्टेंट है, ये आता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ये। ओके स्टार्च है पॉलीमर। स्टार्च किसका पॉलीमर है? स्टार्च पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। ये दो फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से? ये पाया जाता है एमाइलोज के फॉर्म में और एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है? देखिए, एमाइलोज के फॉर्म में पाया जाता है और एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में पाया जाता है। ये एमाइलोज जो फॉर्म है स्टार्च का, इसमें ये भी किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, दोनों किसके पॉलीमर है? अल्फा डी। अल्फा डी, अल्फा का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा ना, देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा उसमें फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो नीचे होगा और हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर होगा, और 6 कार्बन पे तो हमें पता है CH2OH होता ही है। ठीक है, तो ये अल्फा, ये कैसा? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इसमें जब ये और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? माइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, ये एमाइलोज जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये अनब्रांच्ड होता है, यानी कि इसमें जितने भी ग्लूकोज जुड़ जुड़ के एमाइलोज बनाएंगे, वैसे ज्यादातर इसमें कितने ग्लूकोज होते हैं? इसमें 200 से 250 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। 200 से 250 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये यूनिट्स एक तरह से सीधी लाइन में जुड़ के एक लीनियर स्ट्रक्चर बना लेंगी। सपोज इस तरह से, एक ये ग्लूकोज यूनिट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से एक ये लीनियर स्ट्रक्चर बन गई 250 यूनिट तक। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन ये जो एमाइलोपेक्टिन होते हैं ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। अब ब्रांच्ड होते हैं तो वो लीनियर स्ट्रक्चर तो बना नहीं पाएंगे, तो जब ब्रांच्ड होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका स्ट्रक्चर होता है हेलिकल। ओके, तो ये अनब्रांच्ड हो जाते हैं, यानी कि जब ये भी ग्लूकोज के ही मिलकर के बने होते हैं। तो जब ग्लूकोज यूनिट्स, यानी कि जो 20 से 25 यूनिट होती है, 20 से 25th रेजिड्यू जो होता है ग्लूकोज का, वहां पे ब्रांचिंग होती है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे जब ब्रांचिंग होगी तो एक तो बॉन्ड बनेगा हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड बनेगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कैसे बनता है ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का ये है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज मिल करके क्या बना रहे हैं? लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और बीच में ब्रांचिंग जहां पे हो जाएगी वहां पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और वहां पे क्या बन जाएगा? दूसरा स्ट्रक्चर
ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी तो वो लीनियर नहीं रहेगा, वो हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये अल्फा है, तो यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है, इसका जो, ऐसे नहीं बनाते हैं, एक मिनट, फिर से, ये 6 कार्बन यहाँ पे CH2OH, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन H और OH, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये कहाँ पे रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज में, OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप बिलो द प्लेन रहेगा, बिलो द प्लेन रहेगा, ठीक है, OH ग्रुप कहाँ रहेगा भाई, बिलो द प्लेन रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दूसरा एक हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बना लिया हमने ऐसे, यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, तो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन का H और ये OH यहाँ पे, और ये 6th कार्बन यहाँ पे CH3OH, ठीक है, तो सॉरी CH2OH, अब CH2OH को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH2 और OH, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, यहाँ पे ये इस वाले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का H और इसके 6 कार्बन के OH से बॉन्ड करेगा, और यहाँ पे बनाएगा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि बन रहा है -H2O हुआ यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड बना इसको बोलेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,6 क्यों बोलेंगे, क्योंकि पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन निकल रहा है, और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6 कार्बन के का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ में मिलकर के वो H2O को निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और 6 पे बॉन्डिंग हो रही है दोनों ग्लूकोज के कार्बन पे, इसलिए 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ओके। अब इसी तरह से यहाँ पे जब हम तीसरा ग्लूकोज, यहाँ पे ये इसके पहले जो भी बॉन्ड्स बन रहे थे वो कौन से बन रहे थे, वो बन रहे थे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये कहाँ तक होगा, ये होगा इसका 20 या फिर 25th रेजिड्यू होगा ये, ठीक है, ये 20 या फिर 25th यूनिट होगी इसकी ग्लूकोज की। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, 1,6 यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, सॉरी टूटा नहीं, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे जब दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा, तो सपोज ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके जुड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी OH और H, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये 1,4 होगा, ठीक है, ये H देखिए, ये CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th, ठीक है, ये CH2OH यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे H ही रहेगा, ये 6 कार्बन होगा CH2OH और यहाँ पे ये H, ठीक है, 4th कार्बन से, ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये H है और ये OH, ठीक है, ये 4th वाला कार्बन है, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें कौन कौन से दो बॉन्ड बन रहे हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ड्यूरिंग ब्रेकिंग जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1,6, और नॉर्मली कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस हो गया इसमें, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो पॉलीसेकेराइड है वो है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, ये एनिमल्स में पाया जाता है, ये एनिमल स्टार्च है, क्या है,
फाउंड इन एनिमल्स, एनिमल्स में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च। ओके, ये किसका पॉलीमर है? ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो ग्लाइकोजन किसके पॉलीमर्स होते हैं? ग्लाइकोजन होते हैं ग्लूकोज के, उसमें भी किसके? अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं कौन? ग्लाइकोजन। ओके, देखिए ये जो ग्लाइकोजन्स होते हैं ये एकदम एमाइलोपेक्टिन की तरह ही होते हैं, सिमिलर एज एमाइलोपेक्टिन। इसका मतलब ये है कि ये भी कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। और जब ब्रांच होंगे तो इनमें भी क्या होगा? दो तरह के इनमें भी बॉन्ड पाए जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बॉन्ड्स कौन कौन से? देखिए, इसमें एक होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेम एमाइलोपेक्टिन की तरह। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन्स किस में पाए जाते हैं? ये लिवर और मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट मोस्टली इन लिवर एंड मसल्स। ओके ओके, तो जो इनकी ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग कहाँ पे होती है? 8th और 10th रेजिड्यू पे ब्रांचिंग होती है इसमें। तो ब्रांचिंग occurs at every 8th to 10th रेजिड्यू। ठीक है, ब्रांचिंग हर 8th या फिर 10th जो है रेजिड्यू में ब्रांचिंग होती है। ओके, और दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन बोथ के लिए है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इनको डिटेक्ट करने के लिए, इनको पहचानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। टेस्ट, इस टेस्ट को बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आयोडीन टेस्ट किया जाता है। ओके, तो देखिए स्टार्च क्या करेगा? आयोडीन जब टेस्ट होगा तो स्टार्च क्या करेगा? स्टार्च डीप ब्लू कलर देगा। स्टार्च क्या करेगा? डीप ब्लू कलर देगा। ठीक है, किसमें? इन आयोडीन। आयोडीन टेस्ट में, आयोडीन में स्टार्च कैसा कलर देगा? डीप ब्लू कलर देगा। इसी जगह पे जब ग्लाइकोजन में आयोडीन टेस्ट करते हैं, ग्लाइकोजन का या किसी ऐसे चीज का जिसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट हो, तो वो कैसा टेस्ट देगा? वो देगा रेड वायलेट टेस्ट। रेड वायलेट कलर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ग्लाइकोजन है ये कैसा है? ये ब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन कैसा है? ये ब्रांच्ड है। तो बिकॉज ऑफ branching, because of branching, glycogen gives red violet color. Because of branching, glycogen gives
रेड, वायलेट कलर इन आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट में जो ग्लाइकोजन होता है वो रेड वायलेट कलर देगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होती है। और स्टार्च में क्या होगा, स्टार्च में सिर्फ किस में कलर होगा, एमाइलोपेक्टिन फ्रैक्शन में कलर होगा, क्योंकि स्टार्च में दो होते हैं ना, एक एक कौन सा होता है, स्टार्च के दो फॉर्म होते हैं। एक कौन सा फॉर्म होता है अभी हमने बताया था, एक फॉर्म होता है एमाइलोज का, एमाइलोज। और ये कैसा होता है, ये लीनियर होता है। एमाइलोज कैसा होता है, लीनियर होता है। और एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। तो जो स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन है ये कलर देगा आयोडीन का, ठीक है। इसमें आएगा आपका रेड वायलेट कलर, रेड वायलेट कलर। लेकिन वो एमाइलोज में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन टेस्ट में स्टार्च में सिर्फ और सिर्फ जो एमाइलोपेक्टिन वाला टाइप है उसमें आपका जो है कलर आएगा आयोडीन में, और ग्लाइकोजन में आता है कलर क्योंकि ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग होती है और एमाइलोपेक्टिन में भी ब्रांचिंग होती है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है आपका सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज कैसा पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसीलिए कैसा है, स्ट्रक्चरल है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और भाई बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ये। किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ अनब्रांच्ड होता है। कैसा होता है ये, ओनली अनब्रांच्ड। ये सिर्फ अनब्रांच्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये अर्थ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये अर्थ में ये अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सेलुलोज, ये प्लांट की सेल में 20 से 30% तक सेलुलोज होता है। कितना होता है, 20 to 30% प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल वॉल में 20 to 30%। तो सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये पॉलीमर किसका हुआ, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है तो ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये सिर्फ अनब्रांच फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ये अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और 20 to 30% ये प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है।
और ये कोई भी आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, यानी कि आयोडीन टेस्ट कैसा होता है, निगेटिव आयोडीन टेस्ट होता है, क्योंकि ये अनब्रांच्ड है, बिकॉज ये अनब्रांच्ड है इस वजह से ये आयोडीन टेस्ट निगेटिव होता है, ये ओनली अनब्रांच्ड फॉर्म में होता है, तो आयोडीन टेस्ट कैसा होगा, इसका निगेटिव होगा, आयोडीन टेस्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन भी क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है ये। काइटिन भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें बॉन्ड होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये किसका पॉलीमर होता है, ये बीटा डी नैग का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, बीटा डी नैग का। इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज। ये फंगल सेलुलोज भी कहलाता है, और ये अर्थवॉर्म की सीटी में भी पाया जाता है, अर्थवॉर्म सीटी में भी ये पाया जाता है, और दूसरा ये आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन अर्थ, यानी कि ये हमारी पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि काइटिन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ये बीटा डी नैग का पॉलीमर है, ये किसका पॉलीमर है, बीटा डी नैग का पॉलीमर है, ठीक है। और इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको सेलुलर फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। ये प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म के सीटी में, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ये याद रखिएगा, काइटिन के ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिफ्थ आप देख लीजिए, फिफ्थ हमारा जो पॉलीसेकेराइड है वो है इनुलिन। इनुलिन, इनुलिन किसका पॉलीमर है, बीटा डी फ्रक्टोज का, किसका पॉलीमर है, बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इनुलिन किसका पॉलीमर है, बीटा डी फ्रक्टोज का, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डहलिया स्टार्च भी बोलते हैं, तो इनुलिन ऑल्सो नोन एज डहेलिया स्टार्च, क्या बोलते हैं इसे, डहालिया स्टार्च। एक तो ये बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर है, दूसरा इनुलिन को डहेलिया स्टार्च भी बोलते हैं, तीसरा ये सबसे छोटा पॉलीसेकेराइड है, क्या है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ये सबसे छोटा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनुलिन होता है, मतलब ये है कि इनुलिन जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को डिटरमाइन करने में यूज्ड होता है, यानी कि नापने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, इनुलिन का यूज किया जाता है। ये तो हो गए आपके होमो पॉलीसेकेराइड्स।
सेकेंड है आपके हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, इसमें सबसे पहला आप एग्जांपल देखिए किसका है। सबसे पहला एग्जांपल है हेट्रोग्लाइकेंस। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड ये गैलेक्टोज और मैनोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज प्लस मैनोज। ठीक है, ये गैलेक्टोज और मैनोज का पॉलीमर है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। इसका एग्जाम्पल है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज। ओके, तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हेट्रोग्लाइकेंस भी कहलाते हैं। हेट्रोग्लाइकेंस। इसी तरह से होमोपॉलीसैकेराइड्स होमोग्लाइकेंस कहला रहे थे। सेकेंड देखिए, जो सेकेंड आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, इसको बी कर देते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। सेकेंड है पेक्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट है पेक्टिन। पेक्टिन ये प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। पेक्टिन किस में पाया जाता है? प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, वो भी प्लांट की सेल वॉल में, किस में? मिडिल लैमेला में। प्लांट सेल वॉल में मिडिल लैमेला में पाया जाता है। पेक्टिन को प्लांट का सीमेंट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज प्लांट सीमेंट। पेक्टिन को प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। इसको प्लांट सीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेलुलोज फाइबर्स को बंडल्स में बांधता है, बांधने का काम करता है। जैसे कि ये सेलुलोज फाइबर हो गए, ये आपके सेलुलोज फाइबर, कई सारे ये सेलुलोज फाइबर हो गए। अब इनको एक साथ बांधने का काम हो रहा है, एक साथ बांधे जा रहे हैं। तो ये कौन बांध रहा है? ये पेक्टिन बांध रहा है। ठीक है, इसीलिए पेक्टिन को क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है हेट्रोपॉलीसैकेराइड में, वो देखिए हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज, आई थिंक ये थर्ड होगा, सेकेंड थर्ड। हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज भी प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हेमी सेलुलोज भी प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये दो प्लांट्स जो दो सेलुलोज बंडल्स होते हैं उनको बांधने का काम करता है। क्या करता है ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन सेलुलोज बंडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे अगर एक और इसी तरह से सेलुलोज के जो है स्ट्रक्चर बना दिए जाए, सॉरी, इसी तरह से अगर सेलुलोज फाइबर्स बना दिए जाए इसी तरह से, ठीक है, और ये किससे बंधे हुए हैं, ये भी पेक्टिन से बंधा हुआ है, ठीक है, ये पेक्टिन ने इसको बांध के ढेर बना दिया है। अब ये दो जो एक ये सेलुलोज बंडल और एक ये सेलुलोज बंडल, ये दो जो जुड़े होंगे ना वो क्रिस क्रॉस किससे जुड़े होंगे, ये होगा हेमी सेलुलोज, ठीक है, ये क्या है, ये है हेमी सेलुलोज, ये है हेमी सेलुलोज। तो ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन सेलुलोज बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है ये हेमी सेलुलोज। ये क्या है, ये सेलुलोज बंडल्स हैं। ये सेलुलोज बंडल्स हो गए, और अगर ये सिंगल देखा जाए तो ये सेलुलोज फाइबर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है आपका फोर्थ है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन को और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन कहलाता है, ठीक। पेप्टिडोग्लाइकन में देखिए, पेप्टिडोग्लाइकन दो शब्दों से मिलकर के बना है, पेप्टिडो और ग्लाइकन। ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, तो कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में क्या होगा, इसमें इसमें नाग होगा और नाम होगा, ठीक है, और इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसिड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और पेप्टाइड्स इसमें कितने होंगे, पेप्टाइड्स पेप्टिडोग्लाइकन में 4 से 5 एमिनो एसिड्स होंगे पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं पेप्टिडोग्लाइकन में पेप्टाइड्स 4 से 5 एमिनो एसिड की चेन होगी, और ग्लाइकेंस में नाग और नैम होगा जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। कहाँ पाया जाता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ अगार अगार। अगार 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 क्या है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ये क्या है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। और ये किस में पाया जाता है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है और ये रेड एल्गी से पाया जाता है, फ्रॉम रेड एल्गी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। और ये किसका पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर होता है एल गैलेक्टोज, एल गैलेक्टोज और डी गैलेक्टोज का। अगार अगार एल गैलेक्टोज और डी गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। और इसमें जो है इनकी हर 10th पोजीशन पे सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, सल्फेट group present in every 10th position. तो एगार एगार एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जो कि रेड एल्गी से निकाला जाता है, कौन सी रेड एल्गी से,
ग्रासिलैरिया या फिर जेलिडियम से, ठीक है। और इसका जो पॉलीमर होता है वो एल गैलेक्टोज या और डी गैलेक्टोज दो टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे मिलकर के बनता है, और इसमें हर 10वीं पोजीशन पे सल्फेट ग्रुप पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड है हिपैरिन। हिपैरिन को एंटीकोआगुलेंट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंटीकोआगुलेंट, क्योंकि ये जो खून रक्त में जो थक्का होता है उसको जमने से बचाता है, ठीक है। एंटीकोआगुलेंट कहलाता है क्योंकि ये रक्त के थक्के को जमने से बचाता है। और ये किससे सीक्रेट होता है? ये मास्ट सेल से, फ्रॉम मास्ट सेल एंड बेसोफिल से सीक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका hyaluronic एसिड, सेवेंथ hyaluronic एसिड। hyaluronic एसिड भी पॉलीसैकेराइड्स में आता है, और ये कैसा पॉलीसैकेराइड है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। ये कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज। किस में पाया जाता है? जैसे कि कार्टिलेज में पाया जाता है, ठीक है। लिगामेंट्स में पाया जाता है, लिगामेंट्स, टेंडन, टेंडन्स, ओके। तो यहाँ पे आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड फिनिश हो गया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगी आप सभी के आंसर करने की। थैंक यू।